अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मशरक़ वस्ता इस वक्त एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां इसराइल और अमरीका के ईरान पर जारहियत अब एक खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी। अली लेरजानी की शहादत के बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन हो रही है। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार भी जारी हैं, तो अमरीका की जानिब से भी ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही के दावे किए जा रहे हैं। जंग का दायरा मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हरमुज़ की बंदिश के खिलाफ दीगर आलमी ताकतों को भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि अमरीका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई इस जंग में दीगर ममालिक बराह रास्त हिस्सा लेंगे या नहीं। खित्ते में बनने वाली नई सफ़बंदियों की नौइयत क्या होगी और मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी का मुमकिन अंजाम क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है, लग रहा था कि शायद जैसे आज भी आपने देखा गुफ्तगू हो रही थी, कल भी गुफ्तगू, परसों भी मुसलसल वाशिंगटन से जो गुफ्तगू हो रही थी कि शायद कोई ऐलान हो जाए, जंग बंदी के मामलात हो जाएं, कुछ जंग बंद होती हुई सर नज़र आ रही है अगले चंद दिनों में? जी, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये जंग जल्दी रुकेगी। मेरे ख्याल में जो बयानात अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि आज के दिन में उन्होंने सब में बड़ी बमबारी करनी है ईरान के ऊपर। तो मेरे ख्याल में अमेरिका एक एस्केलेशन की तरफ अमेरिका और इजराइल जा रहे हैं और ये जंग कुछ अरसे तो जारी रहेगी। सही। तो सर, जंग का अंजाम मतलब अमेरिका की जो ख्वाहिश है, आप समझते हो, क्योंकि हमला अमेरिका और इजराइल ने किया, जंग का अंजाम किस जानिब है? बिल्कुल ईरान को इराक की तरह कर देना, अफगानिस्तान की तरह कर देना, क्या आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये अंजाम होगा? जी, मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से तो जो ऑब्जेक्टिव्स थी थोड़ी सी कंफ्यूज थे। वो चाहते थे कि उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और जो इनकी जो इदारे हैं हिज़्बुल्लाह जैसे, वो उनको भी रोका जाए। जो इजराइल है वो मेरे ख्याल में चाहता है कि बिल्कुल ईरान की बर्बादी हो और इस खित्ते की भी, इस खित्ते में भी पूरी केओस हो और आपस में ईरान और मुसलमान मुल्कों को लड़ाएं और केओस, जो केओस होगा उसमें सिर्फ एक ताकत रह जाएगी, वो इजराइल है। तो ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों, अमेरिका और इजराइल की। अब ईरान के पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ अपना वो तो लड़ते रहेंगे जब तक उनके पास मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज, जो कुछ उनकी दिफाई कैपेबिलिटीज रहती हैं, उससे वो लड़ते रहेंगे। अब ये देखने की ज़रूरत होगी कि ये जंग कहाँ जाके बंद होती है, ईरान की कितनी तबाही होती है और उसके बाद में क्या हालात होते हैं जिसमें कुछ मुआहदा हो सके। अच्छा, एक चीज़ जो हमें देखने में आई कि इराक में जब हमला हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, तो नेटो इत्तहादी थे अमेरिका के साथ ममालिक, लेकिन अब की बार सदर ट्रंप ने कहा भी, लेकिन उसके बावजूद वो ममालिक उस तरह से शामिल नहीं हुए। इसकी क्या बुनियादी वजह लग रही है इस जंग में कि उन ममालिक का शामिल ना होना? बरतानवी वज़ीर आज़म ने तो बड़ा क्लियरली इनकार कर दिया है, जापान का मौक़िफ़ भी आ गया, बाकी ममालिक भी। जी देखिए, ये हर एक ही जो मुल्क है, ये ज़्यादातर ये डेमोक्रेसीज हैं और उनको अपना जो उनकी पब्लिक ओपिनियन है उसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत होती है अपनी पॉलिसीज़ में। तो उनके ताल्लुकात तो बहुत गहरे हैं अमेरिका के साथ, तो इजराइल के साथ भी हैं, पर इस वक्त उनकी पब्लिक जो है वो देख रही है कि ये जंग एक नाजायज़ जंग थी, यूनिलैटरल थी, कोई ख़तरा ऐसा नहीं था, इमिनेंट थ्रेट कोई नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो हुकूमतें हैं वो भी रुक गई हैं अपनी पब्लिक ओपिनियन की वजह से। तो सर, दूसरी जानिब ये भी बात की जा रही कि रूस सपोर्ट कर रहा है ईरान को। क्या वाकई रूस जो है वो ईरान के इत्तहादी के तौर पर
वो कह रहे हैं कि बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि है इस सारे अमल में? जी जरूर, मेरे ख्याल में देखिए, रूस के हक में नहीं है कि ईरान की बिल्कुल ही शिकस्त हो जाए, और उसकी हक में है कि ये जंग जारी रहे, क्योंकि जो असर पड़ रहा है तेल की मार्केट पे उसमें रशिया का फायदा ही फायदा है। और दूसरी तरफ से जितनी भी ये दिफाई कुव्वत ईरान के खिलाफ ख़त्म हो रही है अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक की, वो यूक्रेन में नहीं इस्तेमाल हो सकेगी, तो वो भी फायदा है रूस को। तो मेरे नज़र में रूस ज़रूर हिमायत कर रहा है ईरान की। अब किस किस्म की सपोर्ट कर रहा है वो अभी तक ऑब्वियसली हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पर ये समझ आती है कि रूस ईरान की सपोर्ट ज़रूर करेगा। सही। और सर, मिडल ईस्ट के हम देख रहे हैं कि हालात बहुत मुख्तलिफ। हमने मिडल ईस्ट को पिछले कम अज़ कम मैंने अपनी उम्र के हिसाब से देखा कि होश में जब संभाला है ऐसा कुछ भी नहीं था जो आज सूरत हाल नज़र आ रही है। मिडल ईस्ट में उन जगहों पर ईरान कह रहा है कि जहाँ पर अमरीकी तनसीबात हैं या उसके अड्डे हैं वहाँ हमले होते रहेंगे इन फ्यूचर भी। तो मिडल ईस्ट के ईरान के साथ ताल्लुकात के मामलात और ये जंग कितनी लपेट में ले सकती है अगर इसी तरह से ईरान की जानिब से अगर वहाँ पर बमबारी होती है? जी, ये हमारे लिए भी सबने बड़ा जो खौफ है, खर्चे जो हमें खर्चा है कि ये जंग ईरान और जो अरब फैल जाए। जब वो हमारे लिए तो बहुत बुरा इम्कान होगा, क्योंकि हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, बाकी जो जीसीसी में अरब ममालिक हैं उनके साथ हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है, और हमारी कोशिश जारी है मेरे ख्याल में, जो हमारी हुकूमत कर रही है कि ये जंग में सऊदी अरब ना आए और दूसरे जो खलीज के ममालिक हैं वो इसमें ईरान के ख़िलाफ़ नहीं शामिल हों। पर ये सही है कि अब ईरान ने वो अड्डों पे तो अटैक्स किए हैं, पर अगर ये फैल जाता है ऑयल फैसिलिटीज़ और गैस फैसिलिटीज़ के ऊपर ये फैल जाता है, तो फिर इसके बहुत बुरे इम्कान होंगे सब के लिए इस खित्ते में। सही। तो वो इम्कानात से बचने के लिए आप समझते हैं कि इस वक्त अरब कंट्रीज़ वाकई उतना अपने आप को संभाले हुए हैं और चीज़ों को रोके हुए हैं, या खुदा न खास्ता ये ऐसा अमल अगले आने वाले दिनों में अगर ये जंग जारी रहती है तो वो फैलने का भी अंदेशा और ख़तरा हो सकता है? जी, फैलने का अंदेशा तो बिल्कुल है इस वक्त। अब क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम जो अमेरिकन अड्डे हैं उन पे हमला करेंगे। अब ईरानी हमले अड्डों पे शायद हुए हैं, पर कोई सिविलियन टारगेट्स भी हुई हैं अटैक्स। तो हमारी कोशिश तो यही है कि इसको थामा जाए और ईरानी हमले खलीज के खिलाफ ना हों, और खलीज के ममालिक जो हैं वो इस जंग में ना आ जाएं ईरान के खिलाफ। ये हमारी कोशिश जारी है मेरे ख्याल में, और ये हमारे लिए बहुत एक अहम ऑब्जेक्टिव होगा इस वक्त। सही। तो पाकिस्तान का इस सारे अमल में हमने देखा कि बड़ा एक मुस्बत रोल रहा है, और जिस पे ईरान के हवाले से ईरान को सपोर्ट भी उधर तरफ से मिडल ईस्ट के ममालिक को भी रोके रखने में। आप पाकिस्तान के सारे अमल में क्या रोल देख रहे हैं? जी देखें, मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो हमने जो ये जंग जारी की अमेरिका और इजराइल ने, उसकी हमने मजम्मत की है और उसको हमने कंडेम किया है, वो जारी रहना। दूसरी तरफ से हमने ये भी कहा कि जी ईरान हमारे जो खलीज के मुसलमान ममालिक हैं उन पे भी हमले जो हुए हैं वो हमारे नज़र में वो सही नहीं थे। तो इस वक्त फिर हमने कुछ मुआहदा करवाना है जिसके तहत एक म्यूचुअल कोई अश्योरेंसेस हों कि ईरान
जो खलीज के अरब ममालिक हैं उन पे हमले, उनकी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़, उनकी सिविलियन फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं करेगा। और दूसरी तरफ से जो खलीज के ममालिक हैं वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे। ये इस किस्म का हमने कोई ना कोई मुआहदा करवाना है। मेरे ख्याल में हमारी कोशिशें जारी हैं और जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो अमन की कोशिशों के लिए पहले भी अपना रोल कर रहा है और अब भी। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे के तज्ज़िये का। नाज़रीन, अब ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग के हवाले से अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ईद भी करीब है, मुसलमानों के लिए बड़ा एक अहम दिन है, लेकिन जंग की सिचुएशन आप सबके सामने। मशरक़ वस्ता में जारी जंग के मुआशी असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत पर भी इस जंग के असरात सामने आना शुरू हो चुके। हुकूमत पाकिस्तान को इस जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा करना पड़ा, जिसके बाद महंगाई की शरह में एक बार फिर इजाफा देखा गया। अगर ये जंग मजीद जारी रहती है तो पाकिस्तान की मईशत पर इसके मजीद मनफी असरात यकीनी हैं। इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर ये जंग तवील हुई तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $150 से भी तजावुज कर सकती हैं। एक तरफ महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है, दूसरी तरफ जंग के बायस तरसीलात ज़र में भी नुमाया कमी का खदशा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस सालाना तरसीलात ज़र में $3 से $4 बिलियन कमी का खदशा है। नाज़रीन, तरसीलात ज़र पाकिस्तान के मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी इस वक्त मशरक़ वस्ता में बरसरे रोज़गार हैं। उनकी भेजी गई रकूम से मुल्क की मईशत का पहिया चलता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उनकी नौकरियां खतरे में पड़ चुकी हैं। PID की रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रवां बरस 5 लाख पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क नौकरियों का हुसूल मुश्किल हो जाएगा, जबकि खलीजी रियासतों में पहले से मौजूद पाकिस्तानियों में से 5 लाख अफराद की नौकरियां खत्म होने का भी खदशा है। माहिरीन मईशत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर ये जंग जारी रही और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में $100 फी बैरल के करीब रही तो पाकिस्तान की GDP 1 से 1.5% कम हो सकती है और पाकिस्तान में महंगाई की शरह डबल डिजिट से आगे बढ़ सकती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफे की सूरत में पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में $1.5 अरब तक का भी इजाफा हो सकता है। मशरक़ वस्ता में जारी जंग के आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निमटने के लिए क्या इकदाम करने होंगे, हम माहिर मुआशियात से बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस जंग के बाद तेल की कीमतों में डोमेस्टिकली क्या चेंज आ रहा है और एक आम आदमी के लिए क्या है, इस पे बात करेंगे डॉक्टर फारूक सलीम साहब से। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे आलमी तौर पर इसमें क्या तब्दीली आई है और आलमी तौर पर जो तब्दीली है और ख़ास तौर पर जो रेमिटेंस का मामला है और जो मौजूद पाकिस्तानी बाहर हैं उन पर क्या हो गए। फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, तेल की कीमतें अब जो है 2 हफ्ते से बढ़ रही हैं। अब 2 हफ्तों में बढ़ी हुई कीमतों के हवाले से पाकिस्तान की लोकल मार्केट पर इसका क्या असर हुआ? देखिए, 3 या 4 बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो सामने आने वाले हैं। पहला चैलेंज तो तेल के हवाले से जिसका आपने जिक्र किया। हर $5 का इजाफा जो होता है फी बैरल आलमी मंडियों में, उसका तकरीबन $550 मिलियन का पाकिस्तान में रहने वालों को टीका लगता है। तो यहाँ पे आप सोचिए तकरीबन $25-30 का अचानक इजाफा आ गया आलमी मंडी में। तो यहाँ पे मेरा एस्टिमेट ये है कि कोई $4 से $5 बिलियन दरकार होगा। $4 से $5 बिलियन का पाकिस्तानियों को टीका लगेगा। उसके बाद IMF के साथ कुछ मामला ठीक नहीं है। 2 हफ्ते के मुज़ाकरात के बगैर जो स्टाफ लेवल है वो बगैर साइन किए हुए जो है वो चले गए हैं। आज आपने सुना कि वो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो मुसलमान ममालिक की एक मीटिंग थी, उस हवाले से ये है कि कोई $3 अरब का एक डिपॉजिट सऊदी अरेबिया ने स्टेट बैंक के पास रखा है, लेकिन उसमें कोई 72 घंटे का कॉल है। इसका मतलब ये है कि जब भी चाहे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को 72 घंटे का नोटिस दे के अपने $3 बिलियन जो है वो वापस डिमांड कर सकता है। और $1 अरब का यूरो बॉन्ड ईद के फौरन बाद जो है वो मैच्योर होने वाला है। तो मुझे बहुत बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है महंगाई के हवाले से
पहले हमें हुकूमत बता रही थी जंग से पहले कि महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। ज़रूर आ गई होगी कुछ 6-7% पे, लेकिन अब जो कुछ इक़दाम हुकूमत ने उठाए हैं, जो कुछ पाकिस्तान के गिरदोनवा में हो रहा है, मेरा खदशा ये है कि वो महंगाई की शरह जो है वो वापस कहीं डबल डिजिट पे जा रही है। सर, हुकूमती इक़दाम के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर साहब आपके नंबर्स वगैरह के हवाले से बहुत चीज़ें होती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक और ईद उल अज़हा, ये दो ऐसे इवेंट हैं पाकिस्तान में जिसमें बहुत ज़्यादा बाइंग भी होती है, बहुत ज़्यादा सेलिंग भी होती है। इस बार तेल की कीमतें बढ़ी हैं, यानी कि महंगाई भी बढ़ गई है। तो क्या ट्रेंड रहा है इस बार ख़रीदो फरोख्त के हवाले से? कि इस वक्त हुकूमत की अपनी जो रिपोर्ट सामने आई हैं हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, वो ये बता रही हैं कि तकरीबन 50% ख़ानदान पाकिस्तान में जो फैमिलीज रहती हैं, वो बिजली का बिल देने के बाद, गैस का बिल देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद, घर का किराया देने के बाद उनकी क़ुव्वत ख़रीद तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो ये जो ईद का आप जिक्र कर रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। साल में 2 पीरियड ऐसे आते हैं जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी तादाद में अपनी सेविंग का इस्तेमाल करते हैं और बहुत खरीदो फरोख्त होती है। ख़ास तौर पे इस ईद में कपड़ों की खरीदो फरोख्त होती है, जूतों की खरीदो फरोख्त होती है। वो इस साल जैसे ही 55 रुपये पेट्रोल भी हुकूमत ने बढ़ा दिया, पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद जो है, जो उनकी जेब में वो 3-4 जो बड़े अखराजात हैं, जो लाजमी अखराजात हैं, उनका करने के बाद कुछ 65% बचता नहीं। तो मेरा खदशा ये है कि वो ईद की जो शॉपिंग है, जो साल की बड़ी शॉपिंग दिनों में से आती है, उसमें कम से कम तो 20 से 25% कमी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आम आदमी के समझने के लिए जानना चाहेंगे, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो ऑटो अब बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अब 200 या 300 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है, उसके बिजली के बिल में कितना इजाफा होगा? जी देखिए, जिसकी आम आदमी की कोई 50,000, 60,000, 70,000 रुपया अगर माहाना तनख्वाह है, तो सिर्फ जो 55 रुपये हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल का फी लीटर रेट बढ़ाया है, उसका मतलब ये आप समझिए कि जिसकी 50-60 हज़ार रुपया तनख्वाह है, उसकी तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये की तनख्वाह में कटौती होगी। तो एक तरफ तो महंगाई की शरह जो है वो डबल डिजिट में जा रही है, दूसरी तरफ तनख्वाह बढ़ाने को तो छोड़ दें, ये 55 रुपये का नतीजा ये है कि तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया आपकी तनख्वाह में जो है वो कटौती हो गई। अगर मोटरसाइकिल है, कोई 2 करोड़ और 70 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, और यकीन जानिए ये मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं, ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। ये बड़ा काम करते हैं। आप सड़कों पे इनको देखते हैं, खुराक की मुंतकिली होती है, सब्जी और फिर दही मईशत का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जब जाएंगे पेट्रोल पंप में, इनका कम से कम 400-500 रुपया इजाफी चाहिए होगा अपना टैंक जो है वो फिल करवाने के लिए। बड़े मुश्किल वक्त मुझे लग रहा है जो आने वाला वक्त। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोकल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए हैं, इसी तरह से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए हैं। जो लोकल इंडस्ट्री है उस पर कितना असर होगा इस सूरत हाल का, जो जंग के बाद महंगाई की सूरत में हो रही है या बेरोज़गारी की सूरत में होगी? देखिए, एक्सपोर्ट के कोई 2 या 3 बड़े प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम रवायती हमारा रहा है कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, हमारे एक्सपोर्टर्स कम्पीट नहीं कर पाते। दूसरा प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि टैक्सेशन जो है उसका बोझ पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर बेतहाशा है। दुनिया में कहीं भी 50-55% जो है वो टैक्सेशन का बोझ कंपनियों पे नहीं होता। ये 2 तो रवायती रहे। अब ऊपर से ये जंग शुरू हो गई है। अब जो समुंदर के रास्ते हैं उनमें मुझे इत्तला मिल रही है कि काफ़ी रुकावटें हैं, और पिछले कोई 8-10 दिन से बहुत सारा सामान जो एक्सपोर्ट के लिए था वो एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा। तो एक्सपोर्ट्स में भी कमी का खदशा है। इम्पोर्ट्स जो हैं वो हमारी रवायती तौर पे एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे एक और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो खसारा है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसका प्रेशर जो है वो हमारे रुपए के ऊपर आएगा इवेंचुअली, जिसका मतलब यह है कि रुपए की कीमत जो है वो डॉलर के सामने गिरने लगेगी, और जब रुपए की कीमत डॉलर के सामने गिरती है
तो जितनी भी इंपोर्ट्स हम करते हैं उन सब की कीमत रुपए की मद में बढ़ जाती है। तो वो फिर आप सोचिए कि मजीद वो जो शरह है इन्फ्लेशन की उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो चारों तरफ से आप समझिए कि बहुत ही संजीदा किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि उसने कम अज़ कम जो 40-50% पाकिस्तान की आबादी ऑलरेडी शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, उसको किस तरह बचाना है। अब ये अपने शाही अखराजात से हट के फोकस उनको करना होगा कि वो ख़ानदान जो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरह सब्सिडाइज करना है, जो फैमिलीज मोटरसाइकिल के ऊपर इसमें डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपको कतई कलामी की माफ़ी सब्सिडी देनी होगी। जो किसान जो है डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने भी ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा कि 14 रखे हैं निकात ऑस्टेरिटी मेजर से, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बेहतरी आ जाएगी सूरत हाल में। पेट्रोलियम में भी कुछ कमी की है, वर्क फ्रॉम होम भी मामला है, बहुत से लोगों की कुछ चीज़ें कट भी की हैं, कुछ तनख्वाहों की भी बात की है कि वो भी कटौती होगी। जी उस सिक्के के दो रुख हैं। एक तो पैगाम रसाई का रुख, हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर जो बोझ है आपके बर्डन्स का वो बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारी तरफ से पैगाम ये है कि हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम उसी बोझ का हिस्सा भी हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये प्योरली सिंबॉलिक मामला है। दूसरी तरफ उसी सिक्के का जो दूसरा रुख है, अगर आप उसको डॉलर और रुपयों में गिनना शुरू करें तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। अब अगर ऐलान किया जाता है कि 2 महीने की काबीना जो है वो अपनी तनख्वाह दे देगी तो वो 2 महीने के ऊपर तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। ऐलान किया जाता है कि 50% जो है वो पार्लियामेंटेरियंस अपनी तनख्वाह जमा करवाएंगे या वो नहीं लेंगे, उससे तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। ये कहा जाता है कि 2 दिन की तनख्वाह जो ग्रेड 20 के अफसरान हैं वहाँ पे कहीं 5-6 करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मिला जुला के कोई 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अमाउंट नहीं बनती। और दूसरी तरफ ये है कि जो हुकूमत की जो 85,500 गाड़ियां चला रहे हैं उनमें रोजाना की बुनियाद पे सिर्फ 30 करोड़ रुपए का पेट्रोल डल जाए। ये तो बड़ी अजीबोगरीब आपने बात कर दी है कि रोज़ाना जो है वो उतना जितना पैसे बचाए जा रहे हैं तनख्वाहों की मद में, उतना रोज़ाना हुकूमती गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो सिर्फ जल जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहेंगे, सजेशन क्या है आपकी तरफ से कि हुकूमत को इस वक्त करना क्या चाहिए सही मानों में कि एक आम आदमी के लिए रिलीफ हो सके? देखिए पहली बात तो यह है कि जंग से पहली भी हमारे हालात तो कुछ अच्छे नहीं। अब एक बहाना मिल जाता है कि अपनी कमजोरियां जो हैं, अपने फेलियर्स जो हैं वो जंग पे डाल दी जाए कि भाई जंग शुरू हो गई तो फिर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ गए। देखिए मैंने आपसे अर्ज की, मेरे जहन में जो पाकिस्तानी खानदान जो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं वो गरीब तबकात हैं, मिडिल क्लास तबकात हैं। यहाँ पे हुकूमत को सोचना चाहिए कि किसी किस्म के डिजिटल राशन कार्ड, दुनिया भर में ये बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर स्कीम रही है कि मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी दी जाए, कोई डिजिटल राशन कार्ड इशू कर दिया जाए। हमारे यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है कि BISP का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही एक रिलायबल और क्रेडिबल डेटाबेस हमारे पास मौजूद है कि कौन से खानदान हैं जो BISP के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो कम आमदन वाले हैं, उनको मिट्टी के तेल में किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है। इसी तरह मैंने आपसे बताया कि कोई 2 करोड़ 70 लाख मोटरसाइकिल जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, इनके ऊपर इंडोनेशिया में एक बहुत पॉपुलर मॉडल है जो सिर्फ फोकस्ड है मोटरसाइकिलिस्ट के ऊपर, उनको वो सब्सिडी देता है पेट्रोल के हवाले से। अगर PSO के साथ जो हुकूमत का अपना एक इदारा है उसके साथ BISP को मिला के उनको 200 रुपये फी लीटर अगर पेट्रोल दिया जाए, यानी कि सब्सिडाइज पेट्रोल है, वो एक बड़ी वो मराकश में बड़ी कामयाबी से ये स्कीम चली है, उर्दन में ये स्कीम बड़ी कामयाबी से चली है। फिर ट्यूबवेल जो हैं दही इकोनॉमी के लिए वो डीजल इस्तेमाल करते हैं। अगर ख़ास तौर पे एक डायरेक्टेड कोई टारगेटेड सब्सिडी हुकूमत शुरू करे ट्यूबवेल्स के लिए, ये 3 या 4 चीज़ें हैं जो आजमाई हुई चीज़ें हैं दुनिया भर के ममालिक में।
उनको आसानी से सही। कॉपी किया जा सकता है पाकिस्तान। चलेंगे, अगर इसी चीज़ के ऊपर अगर काम किया जाए तो मेरा ख्याल है एक आम आदमी के लिए वो बहुत बेहतर होगा अगर ये टारगेटेड किस्म की सब्सिडी दी जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना है कि हुकूमत इस तमाम तर मामलात पे किस तरह से आगे बढ़ती। जंग है आलमी तौर पर नज़र आ रही है अमरीका ईरान की, और मिडल ईस्ट पूरी तरह से मुतासर है। उस पर पाकिस्तान में मुआशी तौर पर क्या असरात होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा, और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से, तेल की कीमतों के हवाले से, उसमें पाकिस्तान कहाँ होगा और जो डिपेंडेंसी है वो कहाँ जाकर रुकेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, इस जंग के ग्लोबल जो असरात हो रहे हैं, पाकिस्तान अगर हम ग्लोबली उसको जोड़ें तो वो किस तरह से मुतासर होगा अगर ये मज़ीद जंग जारी रहती है तो? देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुतासर हो रहा है। पहली चीज़ तो एनर्जी है, एनर्जी की कीमतें इस वक्त आप देखें, आज की जो सौदे तय पा रहे हैं दुबई क्रूड के, वो $166 पर बैरल के हैं, और हर $10 पर बैरल जब कीमत में इजाफा होता है तो पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट 18 रुपये लीटर आता है। अब अगर आप देखें तो ये तकरीबन 50-60 जो डॉलर है उसका इजाफा हो चुका है 28 तारीख से अभी तक, जिसका मतलब है कि ईद के बाद एक तो मैं तेल की कीमतों में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। हुकूमत के पास कोई चारा नहीं, या तो वो IMF को नाखुश करे, या वो अवाम को नाखुश करे, या PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसको कम करे, या तेल की कीमतों को बढ़ाए। तो ये तो एक एनर्जी है, लेकिन सिर्फ कीमत ही मसला नहीं है। इस वक्त एनर्जी सप्लाई जो है वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आपकी सप्लाई जो है वो अनसर्टन है तो उसकी वजह से यकीनी तौर पे जो इसकी डिमांड है वो बढ़ेगी। अगर रैशनलाइजिंग की कोशिश की जाए तो पैनिक बाइंग का खतरा है कि लोग जो हैं वो खौफ और हरास में आके कहीं पैनिक बाइंग करना शुरू ना कर दें। सिर्फ आपको मैं नंबर दूं कि 28 फरवरी से पहले 26 मिलियन बैरल पर डे जो है वो मिडल ईस्ट से तेल निकल रहा था। आज वो नंबर जो है वो कम होकर 7 मिलियन बैरल पर डे पे आ गया है। अगर कल ये जंग बंद भी हो जाती है तो आप देखें कि सप्लाई जो है वो बुरे तरीके से अफेक्ट हो रही होगी। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसका जो दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है वो मिडल ईस्ट अगर बजाते खुद क्राइसिस में है इस वक्त, एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, ये अगर वहाँ पे क्राइसिस में है तो उसका असर एक्सपर्ट्स पे भी आएगा, और जो हमारी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं थोड़ा सा लैग इम्पैक्ट रेमिटेंसेस का आएगा। मैं डॉक्टर साहब यहीं पे ये बात लाना कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मिडल ईस्ट के हवाले से है कि सबसे ज़्यादा जो है वो UAE में पाकिस्तान के वर्कर्स हैं, सऊदीया में बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं, बाकी जो UAE कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मिडल ईस्ट में उनमें भी पाकिस्तानी हैं। एक तो रेमिटेंस हैं जो अभी हालिया रिपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा UAE से आ रहे थे, अब वो उसमें कितना इफेक्ट होगा, और ख़ास तौर पर 60 लाख के करीब मेरे पास मैं कुछ फिगर देख रहा था, वो इस वक्त मिडल ईस्ट में बरसरे रोज़गार लोग हैं। दो सवाल यहाँ पे हैं, एक तो हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख वहाँ लोग जाते हैं अपनी रोज़गार के लिए, दूसरा ये कि अगर वहाँ चीज़ें बंद होती हैं तो फिर एक बहुत बड़ा चंक है जो वापस आ सकता है। ये कितना असर करेगा पाकिस्तान की मईशत में? देखिए, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे दूं कि अगर एयरपोर्ट्स बंद हैं, अगर एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बंद है, अगर एनर्जी जो है इंस्टॉलेशन वो फंक्शनल नहीं है, अगर वैसे लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया जाता है सिक्योरिटी अलर्ट्स की वजह से, तो उसमें जो एक्सपर्ट और स्पेशली जो आपके ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं, जाहिर है कि उनके लिए रोज़गार के मौके उसी हिसाब से श्रिंक होते जाएंगे। ये वाले जो महीने हैं ये टूरिज़्म का आखिरी पीक होता है उस गर्मी शुरू होने से पहले। ईस्टर हॉलीडेज़ में, ईद की छुट्टियों में लोग जो हैं मिडल ईस्ट में आते हैं जाते हैं। अब अगर वो भी सीक्वेंस ख़त्म हो गया तो जाहिर है कि इसका जो लैग्ड इफेक्ट हो, फौरी तौर पे ये नहीं कि इस महीने नंबर कम होंगे। इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो लोग ज़्यादा पैसे वापस भेज रहे होते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू होगा रेमिटेंसेस का। इसी तरीके से जब ये दो चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो STPI की रिसर्च है वो ये है कि तकरीबन 5 से 6% इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। अगर इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा करना पड़ता है,
तो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक को बढ़ाना पड़ेगा, और ये तीनों चीज़ें मिलके इकॉनमी को मज़ीद ये स्ट्रैंगल करेंगी। एक और चीज़ जो कि खरीफ की फसल की बुआई से पहले जिसका खर्चा है वो फर्टिलाइज़र का है। देखिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको गैस चाहिए, और अगर गैस की सप्लाई नहीं होगी तो आपको गैस जो है, अब आप फर्टिलाइज़र प्लांट को देंगे या पावर प्लांट को देंगे या आप कंज्यूमर को देंगे, डोमेस्टिक कंज्यूमर को, तो वहाँ पे एक इशू आएगा फर्टिलाइज़र की कीमतों का। ईरान फर्टिलाइज़र का एक मेजर सोर्स था, कतरी एलएनजी फर्टिलाइज़र की एक रॉ प्रोडक्ट के हवाले से एक मेजर सोर्स था, और वहाँ पे वो हमारी रूरल और अर्बन इकोनॉमी दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा ये है कि अगर ये खुदा न खास्ता जो अमेरिका इजराइल ईरान जंग की बजाय अगर ये ईरान अरब जंग में जो है ये कन्वर्ट होती है, तो फिर पाकिस्तान के जैसे ममालिक जो कि दोनों फ्री कैन से जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम एक मुश्किल डिप्लोमेटिक सूरत हाल में आ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी भी है कि हम शायद वहाँ पे मेडिएशन का रोल प्ले कर सकें, लेकिन ये एक पोटेंशियली मुश्किल सिचुएशन भी बन सकती है। इसी सारे तनाजुर में डॉक्टर साहब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं जो खबर देख रहा था वो था आईएमएफ के साथ। कोविड में भी पूरी दुनिया में आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल था, लेकिन हम हमारी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान अपने टारगेट्स जो हैं वो पूरे कर रहा है। अब रिलैक्सेशन मांगने का ये वक्त नहीं था कि पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल रही है और हम तो वैसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की इकॉनमी के तौर पर वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये कहा गया कि हम तो टारगेट भी पूरे कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, ग्रोथ भी हमारी हो रही है। ये जो गवर्नमेंट का रोल था, ये आपको कुछ समझ आया कि ये क्यों किया गया? देखिए, तीसरा जो रिव्यू मिशन था वो अधूरा रहा, वो मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि आईएमएफ प्रिसाइजली इस वक्त ये जो खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल थी, जंग के असरात पाकिस्तान पे, उनको देखना चाह रहा है। ये जो आईएमएफ का ये वाला मिशन है, ये समझिए कि ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल तय करेगा कि अगले माली साल का बजट कैसा होगा, उसमें किन चीज़ों पे रेवेन्यू टैक्स लगेगा ताकि रेवेन्यू बढ़ सके, कहाँ पे हुकूमत जो है वो किन चीज़ों पे उसको स्पेंडिंग करना होगी, जैसे सोशल प्रोटेक्शन पे। और ये चूँकि डेवलपिंग स्टोरी है, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, लिहाजा आईएमएफ भी इसका वेट एंड सी कर रहा है कि देखा जाए कि पाकिस्तान पे एग्जैक्टिव्स का इम्पैक्ट जो है वो किस तरह का आता है। क्या इस वक्त जो पेट्रोल है उस पर 125 रुपये तो 105 रुपये तो लेवी है, उसके अलावा 35 रुपये जो है वो आप ड्यूटी ले रहे हैं, 2.5 रुपये कार्बन टैक्स ले रहे हैं। तो क्या अगर कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो क्या ये ड्यूटीज़ और ये लेवीज़ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, उस पर आईएमएफ के साथ किस तरह का नेगोशिएशन करना है। दूसरी, इस वक्त हमें फॉरेन काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी चाहिए ताकि हम जो सूबे और वफाक मिल के कम अज़ कम कोई 1000 अरब रुपए का एक फ़ंड बना सकें, जो कि आने वाले चंद महीनों में एनर्जी और इस क्राइसिस से निपटने के लिए हो। और इसके लिए फौरी तौर पे हमें जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि हम फर्दर स्पेंडिंग ना करें। जाहिर है, अगर हमें आईएमएफ से कोई रिलैक्सेशन रेवेन्यू पे चाहिए, टैक्सेस पे चाहिए, तो फिर आईएमएफ कहेगा कि अपना खर्चा कम करें, और उस खर्चे को आखिरी 3 महीनों में अब कम करने का यही तरीका है कि सूबों को एतमाद में लिया जाए और वहाँ पे एडीपी जो है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको फ्रीज किया जाए। तो ये कुछ इमरजेंसी मेजर्स इस वक्त लेना पड़ेंगे हमें इस जो क्रूशियल और वोलेटाइल सिचुएशन से निपटने के लिए। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब ये कि हुकूमत किस तरह के जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करती है और किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स वो लेती है, लेकिन इंटरनेशनली जो इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान की मईशत पर, और ख़ास तौर पर अगले आने वाले दिनों में जो आईएमएफ के साथ बैठकर पाकिस्तान ने बात करनी है, उस पे असरात पाकिस्तान के एक आम आदमी पर वो ज़रूर पड़ते नज़र आएंगे। दुआ कीजिए कि अब ईद उल फितर जो है उसका आगाज़ कल होने जा रहा है, तो उसके लिए लोगों का कम अज़ कम ये अमन और सलामती के लिए हर दिन और हर रात गुजरे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन।